दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी और उस खबर ने सबके होश उड़ा दिए। खबर दरअसल ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर होली की छुट्टियों में आग लग गई और जब आग लग गई तो घर में मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई तो फायर ब्रिगेड को कथित तौर पर वहां कैश का, करेंसी नोटों का जखीरा मिला और जब कैश का जखीरा मिला तो फायर के लोगों ने पुलिस को बुलाया, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और फिर अलग अलग तरह के अमाउंट की बातें चल रही है। और जो अमाउंट की बातें चल रही है, कोई 15 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है और सोशल मीडिया में तो कुछ लोग 500-500 करोड़ तक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक जज के घर से कैश बरामद हुआ, इस तरह की बातें कही जा रही है और उसके बाद की जो खबरें हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जो खबरें छनकर बाहर आ रही है और जो खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने छापी है उसमें यही पता चला है, उसका लब्बो लुआब यही है कि जब वहां से कैश बरामद होने, कैश मिलने की खबरें आने लगी, उसके बाद से पुलिस के लोगों ने सरकार के लोगों को सूचित किया। सरकार को सूचित किया गया तो न्यायपालिका का मामला समझते हुए सरकार के लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी इस देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर आसीन संजीव खन्ना साहब को सूचित किया। उसके बाद खन्ना साहब ने बैठक बुलाई, कोलेजियम की बैठक। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिशें करता है, उसकी बैठक बुलाई गई और फिर उन्हें वापस जिस हाई कोर्ट से दिल्ली आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वही भेजने का फैसला लिया गया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आया है, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी का यानी जो कथित कैश बरामद होने की खबरें हैं, उस कथित मामले का जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लाइन है और जब इस मामले से सुप्रीम कोर्ट का लेना देना नहीं है, इस ट्रांसफर का लेना देना नहीं है, तब लेकिन सवाल उठता है कि ट्रांसफर किया क्यों गया। और एक जज के घर में सबके कान खड़े हो गए कि आखिर एक जज के घर में करोड़ों रुपए मिले कहां से। संसद में भी चर्चा हुई, बकायदा एक पूरा मामला, एक पुराना मामला जो चल रहा है, वो मामला इंपीचमेंट का मामला चल रहा है एक जज के खिलाफ, उस पर अभी तक शिथिलता बढ़ती जा रही है। वो मामला भी आज के बाद हरा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मूल सवाल यही है कि एक जज के घर में इतना बड़ा कैश क्यों आया और ट्रांसफर क्यों हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में बताते चले कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही दिल्ली आए थे। 2016 में परमानेंट जज के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई और उसके बाद 2021 में वो दिल्ली आए और जब वो दिल्ली आए उसके बाद 3-4 सालों में कई फैसले उन्होंने दिए। नंबर 2 पर थे यहां पर, नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, नंबर 2 उनका ओहदा था हाई कोर्ट की हायरार्की में। अब बकौल सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो नंबर 9 के जज बनाकर भेजे गए हैं। जहां से वो आए थे वहां वापस भेजे गए, क्योंकि उनसे सीनियर अभी 8 लोग वहां होंगे, इसलिए 9वें नंबर पर उनकी सीनियरिटी होगी। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह स्टेटमेंट जारी क्यों करना पड़ा। सुबह से खबरें चल रही है, संसद में भी इसको लेकर बावेला खड़ा हो गया कि एक जज के घर में कथित तौर पर इतने पैसे कैसे मिले। 15 करोड़ की बात तो सभी कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ पैसों में आग लगने की बातें भी कही जा रही कि कुछ पैसे जल गए। अब यहां 2 महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक जज के ऊपर जिन्हें हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए सिवाय इंपीचमेंट के, सिवाय महाभियोग के कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें हटा नहीं सकता, उन्हें न्यायिक कार्यों से अलग कर सकता है। किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हटा नहीं सकता। तो अब आगे क्या होना चाहिए, यह एक सवाल है। क्योंकि अगर घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किसी और वजह से लगी, ये तो पता नहीं चला, लेकिन आग लगी तो पुलिस बुलानी पड़ी, फायर बुलाना पड़ा। फायर पहुंची, फायर ने पुलिस बुलाया, उसके बाद यह मामला सामने आया। हालांकि यह मामला तब भी 4-5 दिनों तक दबे रहने की बात सामने आ रही है।
4-5 दिन बाद ही ये मामला सबके सामने आ पाया है। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर वाकई वहां कैश मिले हैं तो क्या उसका कोई सीजर मेमो बना है? क्योंकि नियम तो यही है कि कहीं से कुछ बरामदगी होती है तो उसका सीजर मेमो बनाया जाता है, यानी बरामद किए गए सामानों की लिस्ट बनती है। और सीजर मेमो यदि नहीं बना है तो किस मकसद से नहीं बना है? एक जज के ऊपर स्वाभाविक है कि पुलिस कोई एक्शन आसानी से ले नहीं सकती, हाथ बंधे होते हैं काफी हद तक। लेकिन यह मामला जज का नहीं था, जज के घर में आग लग गई, स्वाभाविक है कि वहां राहत दल पहुंचा, पुलिस भी मामले को देखते हुए बुलाने पर पहुंची। यह सब कुछ बातें सामने आ रही है। तो वहां से जब इस तरह की खबरें हैं तो सामानों की बरामदगी की सूची तो बनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर इस देश के एक बड़े अखबार ने जब छापी है तो यूं ही नहीं छापी है। सुप्रीम कोर्ट यदि ये कह रहा है कि ट्रांसफर किया गया है, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो स्वाभाविक है कि कुछ तो बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, कहीं उसके पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का दबाव तो नहीं है? यह चिट्ठी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की चिट्ठी है और बार एसोसिएशन के चेयरमैन साफ कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंपिंग यार्ड है क्या, कोई डस्टबिन है क्या, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यदि जस्टिस यशवंत वर्मा यहां आए तो उनके कोर्ट में कोई वकील हाजिरी नहीं लगाएगा, कोई वकील उनके कोर्ट में अपने मामले को लेकर नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिन जज साहब का ट्रांसफर वहां किया जा रहा है, वहां की बार एसोसिएशन खड़ी हो गई है इसको लेकर के। तब सवाल यह उठता है कि अब उसके आगे की कार्रवाई क्या? तो आगे की कार्रवाई जो भी हो, इस देश में न्यायपालिका के अंदर कथित भ्रष्टाचार की खबरें लंबे समय से आती रही है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हाई कोर्ट इस देश में ऐसे हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, 150 साल से ज्यादा पुराने हाई कोर्ट इस देश में है। न्यायपालिका के अंदर जिस भ्रष्टाचार की बात होती है उसमें आजादी के बाद तकरीबन 46 सालों बाद पहला मामला 1993 में सामने आया, जब जस्टिस रामास्वामी के ऊपर इंपीचमेंट का मामला आया। लेकिन उसमें क्या हुआ, किस तरह से कोरम को, नंबर को नीचे लाया गया ताकि महाभियोग पारित ही ना हो सके, ये हालात बनाए गए और अंततः वो महाभियोग पारित नहीं हो पाया। उसके बाद 2-3 जजों पर आया, एक हाउस में पारित हुआ, दूसरे हाउस में जाने के पहले ही जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, प्रोसीडिंग वहीं रुक गई। लेकिन इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार की खबरें आनी बंद नहीं हुई। किसी के घर में भी 15 करोड़ रुपए मिल जाए या मिलने की खबरें आ जाए, यह मामला साधारण नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी कहा है, अपने बयान में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के घर में 15,000 या 15 लाख रुपए भी मिल जाते हैं तब तो पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि किसी सरकारी कर्मचारी के घर में 15 लाख रुपए भी अगर पुलिस बरामद कर ले तो ले जाकर के उन्हें हाजत में बंद कर देती है, जेल में बंद कर देती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है। और आज के दौर में तो नए नए पिंजड़ाबंद तोते आ गए हैं, पहले तो सीबीआई ही थी, अब तो ईडी भी आ गई है। सवाल यह है कि क्या जुडिशियल अफसर के खिलाफ, क्या न्यायाधीश के खिलाफ यदि ऐसी खबरें आई है तो क्या इन जांच एजेंसियों के अधिकारों का दायरा विस्तृत नहीं होना चाहिए? मामला यशवंत वर्मा का नहीं है। हो सकता है कि यशवंत वर्मा के बारे में जो खबरें आ रही हैं सब की सब निराधार निकले, लेकिन जब सामान बरामद हुआ, जब कहा जा रहा है कि कैश मिले हैं, तो सीजर मेमो तो बनना चाहिए था। सीजर मेमो बनना मुकदमा होना नहीं होता है। घर से जो बरामद हुए उनकी एक प्रॉपर लिस्ट तो बननी चाहिए थी, और उस लिस्ट को बनने के बाद उसको कहीं ना कहीं थाने में या न्यायपालिका के सामने ही ले जाकर के वो पेश तो किया जाना चाहिए था कि यहां से ये चीजें मिली है। दरअसल जब सीजर मेमो नहीं बनता है तो मामला यही बनता है कि इस मामले को, केस को आगे कमजोर कर दिया जाए। स्वाभाविक है कि जब बरामद सामानों की सूची नहीं बनेगी तो मुकदमा किस आधार पर चलेगा? अगर भविष्य में मुकदमा चलाने की नौबत आई तो वो किस आधार पर चलेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर
जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कोलेजियम ने आनन फानन में ट्रांसफर क्यों किया? उसी हाई कोर्ट से तो ये दिल्ली आए थे। इस ट्रांसफर को करने के पीछे कौन सी परिस्थितियां थी? भले ही सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया, लेकिन उस बयान पर क्या आपको लगता है लोगों को एतबार है? स्वाभाविक है कि जिस तरह की खबरें चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बयान पर लोगों को भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस देश में न्यायिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और सुप्रीम कोर्ट के बयानों पर आमतौर पर भरोसा किया जाना चाहिए, लोग करते भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी परिस्थितियां विकट है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। वो बर्खास्त नहीं कर सकता जज को, वो सस्पेंड नहीं कर सकता, वो न्यायिक कार्य वापस ले सकता है, ट्रांसफर की सिफारिश कर सकता है, ये तमाम चीजें वो कर सकता है। अंतिम शक्ति संसद के पास है। हालांकि खबरें ये भी आई कि कॉलेजियम के जजों ने इंपीचमेंट पर भी चर्चा की और सिर्फ ट्रांसफर कर छोड़ देने की बात को लेकर के कॉलेजियम के अंदर मतभेद थे। ये बातें भी सामने आई। तो इन सब के बीच क्या इस देश की न्यायपालिका के अंदर साफ सफाई की जरूरत नहीं है? जजों की नियुक्ति के बारे में जो प्रक्रिया है, उस नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में अगर उसकी संक्षेप में उसकी चर्चा की जाए तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट को मास्टर ऑफ रोस्टर बनाया गया। हाई कोर्ट पहले से थे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर जजों की नियुक्ति सरकार करती थी। यह व्यवस्था चली आ रही थी 1950 से। अब 50 के आगे साल 1993 भी आता है, साल 1990 भी आता है और 1990 में सरकार ने फैसला लिया कि सरकार अब जजों की नियुक्ति के मामले में अपने हाथ पीछे खींचेगी, क्योंकि कई सारे आरोप लग रहे थे। इमरजेंसी के दौर में भी कई सारे आरोप लगे। 3 जजों को सुपरसीड करके चौथे नंबर के हायरार्की में चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस तक बना दिया गया और भी कई सारी चीजें हुई थी। तो सरकार ने फैसला लिया कि जजों की नियुक्ति का काम सरकार नहीं करेगी, सिर्फ ठप्पा लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच होगी जिसे कॉलेजियम कहा जाएगा। चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर जज, और यही कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसे जज बनाना है उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजेगी। यदि सरकार को किसी नाम पर आपत्ति होगी तो अपनी आपत्ति दर्ज करेगी, अन्यथा सीधे सीधे उस नाम की को स्वीकृति देकर उन्हें जज नियुक्त कर देगी, राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज देगी नियुक्ति के लिए। यही प्रक्रिया 1993 से चल रही है और 1993 से आज 32 साल हो गए। इस प्रक्रिया के तहत जजों की नियुक्ति होती रही, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सामने आता रहा और भ्रष्टाचार का मुद्दा जब सामने आता रहा, खबरें चलती रही, इंपीचमेंट भी होते रहे और बीच बीच में इस्तीफे भी हुए, समाधान नहीं निकला। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को देखा जाए तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ नजर आती है। सवाल यह है कि दिल्ली एक छोटा हाई कोर्ट है और यदि वाकई घर से कैश बरामद होने की खबरें आ रही है, यदि इसमें सच्चाई है, तो क्या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? नंबर 2, क्या जजों को सस्पेंड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जाना चाहिए? चीफ जस्टिस के हाथ में नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कम से कम हाई कोर्ट के जजों को चाहे तो न्यायिक कार्यों से अलग ही नहीं बल्कि सस्पेंड भी कर सके? और नंबर 3, जांच एजेंसियों को या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अपनी इंक्वायरी के लिए कोई एक कॉलेजियम की तरह का सिस्टम नहीं बनाया जाना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब मामले आते हैं तब 2 चीफ जस्टिस, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 1 जस्टिस, 3 जजों को मिला करके एक बेंच बनाई जाती है और वो बेंच जाकर के जिस जज के खिलाफ मामला आता है उसकी सुनवाई करती है, देखती है, जांच करती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और तब उसे लगता है कि इस मामले पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए तो उस मामले पर महाभियोग चलाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करती है। यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल घूम फिर करके वही आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास या कॉलेजियम के पास अपनी जांच के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अधिकार क्यों नहीं है? जजों के मामले को लेकर सरकार इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो जाती है? मी लॉर्ड कहा जाता है, वकील जब कोर्ट में जाते हैं तो मी लॉर्ड कहते हैं।
सवाल यह है कि यदि मिलॉर्ड के खिलाफ कोई मामला है तो सुनवाई कौन करेगा? और सुनवाई की बात जब आती है तो जांच एजेंसियां पीछे क्यों हटने की प्रवृत्ति पर चलती है? सरकार क्यों इससे पल्ला झाड़ना चाहती है? और वाकई इस तरह की परिस्थितियां बनी रही तो आने वाले समय में जैसे इस देश में सरकारों और राजनीतिक दलों पर इकबाल कम होता गया, उनका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का इकबाल कम होता चला गया, कोई आश्चर्य नहीं कि न्यायपालिका का इकबाल भी इस देश में कम होता चला जाए। जब सवाल उठे हैं, देश के एक बड़े अखबार ने छापा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ छापा होगा। संसद में भी सवाल उठे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उठे होंगे। लीपापोती की किसी भी कोशिश को ना तो जनता स्वीकार करेगी इस देश के अंदर, और ना ही न्यायपालिका की सेहत के लिए, न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लिए ये इस पर लीपापोती की कोशिशें कोई बहुत शुभ संकेत होंगी। पूरे प्रोसेस की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। पूरे प्रोसेस को लेकर के, नियुक्ति से लेकर के, जजों की आचार संहिता से लेकर के, और इन सब के ऊपर समय समय पर इंक्वायरी की जरूरत जब पड़े, उसको लेकर के एक लचीला और एक एम्पावर्ड एजेंसी बनाने की जरूरत है। सरकार कब इस मामले पर आगे बढ़ेगी कोई नहीं जानता, लेकिन न्यायपालिका जो इसका खुद का मामला अब सामने आ गया है, आने वाले वक्त में कैसे बिहेव करेगी, किस तरह से इस मामले को लेकर के आगे ऐसी गतिविधियां सामने ना आए, आगे ऐसी खबरें सामने ना आए, इससे बचने की कोशिशें कैसे करेगी, यही वो सवाल है जिस सवाल पर जाकर के पूरी की पूरी सुई अटक जाती है। अखबार ने छाप दिया कि कैश मिल की वहां बरामद हुए, जले हुए कैश बरामदगी की बात कर दी, फायर ब्रिगेड पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जज का ट्रांसफर कर दिया उसके बाद शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी आ गया कि इन दोनों मामलों का कोई लेना देना नहीं है। इससे मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कारण क्या है कि आनन फानन में एक जज साहब का जिस हाई कोर्ट से आए थे वापस उसी हाई कोर्ट में भेज दिया गया। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई दूसरा उदाहरण इस देश में है या नहीं जहां किसी जज को उसी हाई कोर्ट में वापस भेजा गया हो जिस हाई कोर्ट से उसका स्थानांतरण हुआ हो। और जो हुआ है इसके पहले भी जिसका हुआ होगा, क्या वो मामला इसी तरह का तो नहीं था, या उस मामले में भी कोई इसी तरह की चर्चाएं तो नहीं थी? इन सब सवालों को लेकर अब लोगों के जेहन में संदेह पैदा होने लगा है। मनुष्य को संदेहवादी होना चाहिए। एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति हमेशा संदेहवादी होता है, आंख मूंद पर कर किसी चीज पर भरोसा नहीं करता। और जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तो वो कहते भी थे कि यदि न्यायपालिका के किसी फैसले से किसी को असहमति है तो उस असहमति को व्यक्त करने का अधिकार भी आम लोगों और सिविल सोसाइटी के पास है। तो इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इस मामले से उस आग लगने वाली घटना का कोई लेना देना नहीं है, कम से कम यह बात लोगों के गले नहीं उतरती। क्योंकि आमतौर पर जजों का ट्रांसफर होता है तो 2, 4, 5, 10 ऐसे जजों का ट्रांसफर होता है, एक जज का ट्रांसफर नहीं होता। और इस घटना के बाद ही ट्रांसफर हुआ है तो ज्यादा कुछ कहने को रह नहीं जाता। खैर, जस्टिस संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश, एक विद्वान न्यायाधीश है। उनकी कॉलेजियम में भी एक से एक विद्वान लोग भरे पड़े हैं। और मुझे याद है कि किस तरह से मनीष सिसोदिया वाले मामले पर उन्होंने ईडी को फटकार लगाई थी कि बार बार बिना किसी सबूत के अंडर ट्रायल रखकर किसी को जेल में रखने की जो एक प्रवृत्ति है और जमानत का विरोध कर रही है, वो कहां तक उचित है। तो जस्टिस संजीव खन्ना से आगे ये उम्मीद इस देश के लोगों को जरूर होगी कि अब इस तरह के मामलों को लेकर और इस मामले की तह तक जाने के लिए क्या वो सरकार के ऊपर कोई दबाव बना पाएंगे। याद कीजिए 2011-12 का दौर, जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कह दिया था, जब ये खबरें आई थी कि एफसीआई की गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं और गरीब लोग भूखों मरने पर विवश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार 6 महीने के अंदर अनाजों को बांटने का मैकेनिज्म सामने लाए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट खुद ही उन अनाजों को बांट देगा। जिसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया था आनन फानन में, और उसी के तहत 5 किलो राशन अब दिया जा रहा है। मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था जाते जाते। तो यह सुप्रीम कोर्ट का एक बाल होता है।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी न्यायपालिका के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न है और जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उसकी साफ सफाई के लिए भी कोई कोशिशें करेगा? देखते हैं क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर इस खबर के बाद लोगों के बीच भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष न्यायपालिका की उम्मीद रखने वाले लोगों के बीच कहीं ना कहीं निराशा का माहौल जरूर है। लेकिन इस निराशा को खत्म करने की जिम्मेदारी भी अंततः न्यायपालिका और सरकार पर ही आकर टिक जाती है। देखते हैं आखिर खत्म कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।